चलिए आज जो है हम देखने वाले हैं गुप्त साम्राज्य के बारे में। आप लोग अगर न्यूज़ चैनल पर हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कुछ लिखें ताकि हमको जो है मोटिवेट मिलता है इससे। चलिए गुप्त साम्राज्य के बारे में आज हम बात करने वाले। गुप्त साम्राज्य का जो है 240 ईस्वी से 550 ईस्वी तक शासन किया था। जब मौर्य साम्राज्य के पतन हो जाता है तब जो गुप्त साम्राज्य की स्थापना की जाती है। मौर्य साम्राज्य के पतन के लंबे समय काल तक भारत में एक शासन शत्रु के अंतर्गत नहीं आ सका। इस राजनीतिक विघटन का सामना करने के लिए मुख्य रूप से तीसरी शताब्दी में भारत में 3 कोनों से 3 नए राजवंश का उदय हुआ। 3 नए राजवंश मध्य प्रदेश के पश्चिम भाग में था नाग शक्ति और दक्कन में वाकाटक तथा पूर्वी भारत में गुप्त वंश के शासक उदित हुए। भारतीय इतिहास में 8वीं वर्तमान में मध्य प्रदेश में पड़ता है। पूर्वोत्तर तथा उत्तर प्रदेश का दक्षिण भाग पूर्वी भाग गुप्त वंश में था, जो वन की अधिकता के कारण 8वीं वन साम्राज्य कहलाता था। वन की अधिकता के कारण 8वीं वन साम्राज्य कहलाता था। गुप्त साम्राज्य का उदय तीसरी शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। गुप्त वंश का आरंभिक राज्य उत्तर प्रदेश और बिहार में था। गुप्त वंश का आरंभिक राज्य उत्तर प्रदेश और बिहार में था, क्योंकि आरंभिक गुप्त मुद्राएं और अभिलेख मुख्यतः उत्तर प्रदेश में पाए गए हैं। संभवतः गुप्त लोग कुषाणों के समान थे। कुषाण के पतन के बाद से लेकर गुप्तों के उदय के पहले के काल राजनीतिक दृष्टि से विकेंद्रीकरण तथा विभाजन का काल माना जाता है। गुप्त वंश की स्थापना जो है श्री गुप्त ने किया था। 240 ईस्वी से 280 ईस्वी तक शासन किया था। इसने महाराजा की उपाधि धारण की, क्योंकि महाराजा उस समय सामंती की उपाधि थी। इन्होंने श्री गुप्त जो था महाराजा की उपाधि धारण की थी, क्योंकि उस समय महाराजा के समय जो है सामंत की उपाधि थी। चीनी यात्री इत्संग के अनुसार श्री गुप्त ने पाटलिपुत्र में मंदिर का निर्माण करवाया। श्री गुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच बना, जिसका शासनकाल 280 ईस्वी से 319 ईस्वी तक रहा। घटोत्कच के बाद जो चंद्रगुप्त प्रथम था, जिसे गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता। इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की और लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। इतिहास में 379 से 320 ईस्वी में गुप्त संवत चलाने का श्रेय चंद्रगुप्त प्रथम को दिया जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम ने चांदी की मुद्रा और राजा रानी की प्रकार के सिक्के तथा विभाग प्रकार के श्री सिक्के चलाए थे। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद शासन में आता है समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका पुत्र समुद्रगुप्त शासक बना। 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा और समुद्रगुप्त इस वंश का महान शासक था। समुद्रगुप्त साम्राज्यवादी आक्रमणकारी शासक था। इसने उत्तर भारत यानी उत्तर में आर्यवर्त के 9 शासकों, दक्षिण पथ के 12 शासकों को पराजित किया, लेकिन समुद्रगुप्त ने इसके विलय गुप्त साम्राज्य में नहीं किया। समुद्रगुप्त विदेशी शक्तियों को पराजित किया। समुद्रगुप्त जो है विदेशी शक्तियों को पराजित किया और उसने भी कर वसूला। समुद्रगुप्त जो है विदेशी शक्तियों को पराजित करके उससे कर वसूला। इसने लगभग संपूर्ण भारत को विजित किया था। समुद्रगुप्त जो है लगभग कहा जाता है कि संपूर्ण भारत को जीत लिया था तथा इन्हीं विजय के कारण इसे विंसेंट स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा। समुद्रगुप्त विजय के साथ साथ कवि, संगीतज्ञ, विधा संरक्षण था। समुद्रगुप्त जो था विजेता के साथ साथ संगीतज्ञ और विधा का संरक्षण था। इसके सिक्के पर बीना बजाते हुए चित्रित किया गया। कविराज की उपाधि प्रदान की गई। समुद्रगुप्त को जो कविराज की उपाधि प्रदान की गई थी। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था।
हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी विद्वान था। इसने हरिसेन ने ही इलाहाबाद में स्थित प्रयाग प्रशस्ति की रचना की। प्रयाग प्रशस्ति की रचना जो किया गया था संस्कृत भाषा में थी। समुद्रगुप्त ने महान बौद्ध भिक्षु वसु वसुबंधु को संरक्षण दिया। देखिए भिक्षुक हम लोग उसे कहते हैं जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। रामगुप्त के समय शासक रुद्र सिंह तृतीय ने आक्रमण किया एवं उसकी पत्नी ध्रुव देवी को अपनी शिविर में भेजने की मांग की। यानी कि रुद्र सिंह तृतीय ने रामगुप्त को कहा तुम जो अपनी पत्नी मेरे पास मेरे शिविर में भेजो। लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय को मिलने पर षड्यंत्र रचा और स्वयं ध्रुवदेव के वेश रुद्र सिंह तृतीय के शिविर में जाकर, यानी कि रामगुप्त जो है स्वयं ध्रुव देवी यानी कि अपनी पत्नी के वेश में बनकर उसके शिविर में जाते हैं और उसकी वहीं पे उसकी हत्या कर एवं ध्रुव देवी से विवाह कर लेता। रामगुप्त की हत्या कर दी और राजगद्दी पर बैठ गया। इसकी जानकारी हमें विशाखदत्त के देव चंद्रगुप्तम से मिलती है। विशाखदत्त के द्वारा देव चंद्रगुप्तम लिखा गया था। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय शासन, जिस चंद्रगुप्त के बाद रामगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल 380 से 413 ईस्वी तक। चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी हुआ जो 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा था। शकों को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने विशेष प्रकार के चांदी के सिक्के जारी किए तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। इसने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन से किया था। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा है। कालिदास ने मेघदूत, रघुवंश, कुमार संभव, विक्रमोर्वशीयम, मालविका गिरिमित्रम और अभिज्ञान शाकुंतलम पुस्तक की रचना की। अभिज्ञान शाकुंतलम पुस्तक में राजा दुष्यंत एवं शकुंतला की प्रेम कथा है। यह दूसरी भारतीय पुस्तक है जिसका 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया। पुस्तक का संकलन गुप्त काल में हुआ था। लेखक विष्णु शर्मा थे। गुप्त काल में का महान ज्योतिष खगोलीय शास्त्र वराहमिहिर था। गुप्त वंश में सोने के सिक्के को दिनार कहा जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय महरौली दिल्ली में लौह स्तंभ का निर्माण करवाया जो गुप्त काल धातु विज्ञान का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। चंद्रगुप्त द्वितीय के अन्य नाम देवगुप्त, देवराज, देवश्री तथा उपाधियों और परम भागवत थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में चीनी यात्री फयन भारत स्थल मार्ग से आया और जल मार्ग से लौट। फयन जो है था भारत आया स्थल मार्ग से और लौट गया जल मार्ग से। अनुश्रुतियों के अनुसार इसके समय के दरबार में 9 विद्वान थे जिसे नौरत्न कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न रहा करता था जो कि 9 विद्वान थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्न, पहला कालिदास, दूसरा अमर सिंह, तीसरा घटकर पर, धन्वंतरी, वराहमिहिर, वररुचि, वैताल भट्ट, शंकु, छनपक। चंद्रगुप्त द्वितीय को संधि विग्रह या वीरशैव था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पाटलिपुत्र एवं उज्जैनी विद्या के प्रमुख केंद्र थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैनी को दूसरी राजधानी बनाया। कुमारगुप्त महेंद्र द्वितीय, कुमारगुप्त का शासनकाल 415 ईस्वी 454 ईस्वी तक रहा। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमारगुप्त या महेंद्रगुप्त 415 से 454 ईस्वी तक राजगद्दी पर बैठा। बिलसर अभिलेख में से कुमारगुप्त के शासन का प्रथम तिथि 415 ईस्वी होती है। गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख कुमारगुप्त के मिलते हैं। कुमारगुप्त की मयूर मुद्रा विशेष शैली तथा 623 मुद्राएं बयाना मृदभंड से मिली।
कुमारगुप्त के सिक्के से पता चलता है कि उसने अश्वमेध यज्ञ किया। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की। इस विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध कहा जाता है। कुमारगुप्त ने महेंद्रादित्य, श्री महेंद्र, अश्वमेध महेंद्र आदि उपाधि धारण की थी। स्कंदगुप्त के भीतरी लेख से जानकारी मिलती है कि कुमारगुप्त के समय मित्रों का आक्रमण हुआ, जिनसे निपटने के लिए कुमारगुप्त ने अपने पुत्र स्कंदगुप्त को भेजा और पुष्यमित्र को पराजित का सामना करना पड़ा। फिर समुद्रगुप्त। कुमारगुप्त की मृत्यु के बाद स्कंदगुप्त राजगद्दी पर बैठा। स्कंदगुप्त का शासनकाल 455 ईस्वी से 468 ईस्वी तक रहा। स्कंदगुप्त की राजगद्दी पर बैठते ही उन्होंने आक्रमण कर दिया। इसकी जानकारी स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है और तथा जूनागढ़ अभिलेख हुनों को मलेच्छा कहा गया है। गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण स्कंदगुप्त ने करवाया था। स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कार्य गवर्नर परंदत्त के पुत्र चक्रपालित को सौंपा था। चक्रपालित ने सुदर्शन झील के किनारे विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। स्कंदगुप्त ने कोहम अभिलेख में इसकी उपाधि शंकरादित्य थी। हुनों का आक्रमण 458 ईस्वी में स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ। तोड़मान हुन का महत्वपूर्ण शासक था। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। चीनी यात्री सुंग युन 6वीं शताब्दी 518 ईस्वी में भारत आया। प्राचीन समय में शतरंज खेल लोकप्रिय था। श्री गुप्त ने महाराजा या अधिराज की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा अधिराज की अवधि, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमा की उपाधि धारण की। घटोत्कच महाराजा, समुद्रगुप्त परम भागवत कविराज, कुमारगुप्त महेंद्रादित्य और शक्रादित्य। गुप्त साम्राज्य की प्रांतीय व्यवस्था प्रशासन, देश को राष्ट्र कहा जाता है। विषय को संभाग, पेट देश से, भुक्ति भुक्ति राज्य, वीथि जिला, ग्राम पदाधिकारी के श्रेष्ठ वर्ग को कुमारगुप्त कहा जाता है। गुप्त काल में कुमारगुप्त दामोदर ताम्रपत्र भी बिक्री संबंधी अधिकारियों के क्रियाकलाप का वर्णन है। गुप्त काल में भूमि संबंधी करों की संख्या बढ़ गई, लेकिन वांछित कर संख्या घटी। गुप्त काल में भू राजस्व 1/4 से 1/6 भाग लिया जाता था। कुछ अदायगी दोनों के रूप में हिरण्य नगद में अन्न में की जाती थी। कुछ करों के नाम जैसे भाग, भूमि का 1/6 भाग लिया जाता। उदंग एक प्रकार का भूमि कर था। उदंग भोग, रोज प्रतिदिन दी जाने वाली फल फूल आदि के भेंट। भोग जो होता था रोज प्रतिदिन दी जाने वाली आदि की भेंट। उपरीक एक प्रकार का भूमि कर। उपरीक कर एक प्रकार का भूमि कर। भूतावात प्रत्यय, विदेशी वस्तुओं का आयात पर लगाने वाला कर को भूतायत प्रत्यय कहा जाता था। शुल्क, सीमा बिक्री को वस्तु का आदि पर लगने वाला कर। हलीवकर या हलकर, हलदन, हल रखने वाले प्रत्येक कृषक द्वारा। मदसौर अभिलेख से रेशम बुनकरों की श्रेणी द्वारा विशाल सूर्य मंदिर का निर्माण का उल्लेख मिलता है। मदसौर अभिलेख से रेशम बुनकर श्रेणियों द्वारा विशाल सूर्य मंदिर निर्माण का उल्लेख मिलता है। मदसौर अभिलेख से रेशम बुनकर की श्रेणी द्वारा विशाल सूर्य मंदिर निर्माण का उल्लेख मिलता है। सभी व्यापारी मार्ग उज्जैन में आकर मिलते थे। गुप्त काल में वस्त्र उद्योग सबसे महत्वपूर्ण था। गुप्त काल में आय व्यय लेखन कार्य करने वाले के कायस्थ कहा गया, जिसका सर्वप्रथम उल्लेख याज्ञवल्क्य ने किया था। गुप्त शासकों ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा जारी, सबसे ज्यादा सोना जो गुप्त काल में ही जारी की गई। स्वर्ण मुद्राओं को गुप्त काल में दिनार कहा जाता था।
चांदी के सिक्का स्थानीय लेन यानी कि गुप्त काल में जो था चांदी का जो सिक्का था स्थानीय लेन देन के लिए प्रयोग किया जाता था। गुप्त साम्राज्य के भारतीय सभ्यता हिंदुत्व या स्वर्णयुग माना जाता है। विद्या जंगल में सवर जाति के लोग अपने देवता को मनुष्य के मांस चढ़ाते थे। प्रथम सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी में भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है, जिसमें गोपराज नामक सेनापति की स्त्री की सती होने का उल्लेख मिलता है। गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाले महिलाओं को गणिका कहा जाता था। वृद्धीय वेश्याओं को कट्टनी कहा जाता था। गुप्त शासकों को व्यक्तिगत धर्म वैष्णव धर्म था। वैष्णव धर्म को राजधर्म बनाया तथा गुप्त वंश के राज के चिन्ह गरुड़। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विष्णुपद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना की। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विष्णुपद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना की। वैष्णव धर्म का प्रधान अंग अवतारवाद था। वैष्णव धर्म का प्रधान अंग अवतारवाद वैष्णव धर्म प्रधान अंग अवतारवाद था। वैष्णव धर्म का प्रधान अंग अवतारवाद था। गुप्तकालीन मंदिर कला सर्वोत्तम उदाहरण जैसे गुप्त काल का मंदिर है देवगढ़ दशावतार मंदिर है, जिसमें सर्वप्रथम शिखर का प्रयोग सबसे पहले शिखर का प्रयोग जो किया गया था देवगढ़ के दशावतार मंदिर में किया गया था। सबसे पहले शिखर का प्रयोग जो है देवगढ़ के दशावतार मंदिर में किया गया था। गुप्तकालीन मंदिर पार्वती मंदिर नचना कुठरा मध्य प्रदेश। पार्वती मंदिर नचना कुठार मध्य प्रदेश। शिव मंदिर भुमरा खे नागोदा मध्य प्रदेश। विष्णु मंदिर तिगवा जबलपुर। विष्णु मंदिर तिगवा जबलपुर मध्य प्रदेश। विष्णु मंदिर तिगवा जबलपुर मध्य प्रदेश। और ईंटों द्वारा निर्मित दशावतार मंदिर देवगढ़ ललितपुर उत्तर प्रदेश। दशावतार मंदिर देवगढ़ ललितपुर उत्तर प्रदेश। एक लक्ष्मण मंदिर भीतर गांव कानपुर उत्तर प्रदेश। रूप भित्ति चित्रकारी का प्रेसो पेंटिंग का प्रयोग रूप भित्ति चित्रकारी या प्रेसो पेंटिंग का प्रयोग सर्वप्रथम अजंता एलोरा की गुफा में किया गया था। इसमें सर्वाधिक नीले रंग अजंता एलोरा गुफा में जो है सर्वाधिक नीले रंग का प्रयोग किया है। अजंता एवं एलोरा प्रतिपादक दृश्य जातक कथाओं से बनाए गए हैं। अजंता की गुफा महाराष्ट्र में इनकी संख्या 29 है, जो वर्तमान में केवल 6 ही शेष है, जिसमें गुफा संख्या 16, 17, 19 गुप्तकालीन है, जिसमें गुफा में 16 मरणसन राजकुमारी का चित्र है। गुफा संख्या 17 में चित्रशाला कहा गया। गुफा संख्या 17 को चित्रशाला कहा गया है। इसमें बुद्ध जन्म जीवन महाभिनिष्क्रमण एवं महापरिनिर्वाण घटनाओं से संबंधित चित्र बनाए गए हैं। आर्यभट्ट की पुस्तक आर्यभट्टियम सूर्य सिद्धांत वराहमिहिर पंच सिद्धांतिका वृहत संहिता लघु संहिता। वराहमिहिर की पुस्तक पंच संहिता सैद्धांतिका वृहत संहिता लघु संहिता। भास्कराचार्य प्रथम बृहत भास्कराचार्य महाभास्कर्य लघु भास्कर्य। ब्रह्मगुप्त की पुस्तक का नाम ब्रह्म स्फुट खंडन खाद। भास्कराचार्य सिद्धांत शिरोमणि भास्कराचार्य की पुस्तक का नाम भास्कराचार्य द्वितीय की पुस्तक का नाम है सिद्धांत शिरोमणि। अष्टाध्यायी अष्टांग हृदय वाग्भट्ट। अष्टांग हृदय का लेखक वाग्भट्ट है। अष्टांग हृदय का लेखक वाग्भट्ट है। अष्टांग हृदय का लेखक वाग्भट्ट। पलकन्नव हस्ती आयुर्वेद। पलकन्नव हस्ती आयुर्वेद। पलकन्नव हस्ती आयुर्वेद। नवनीत कम की रचना गुप्त काल में हुई। इसमें सूत्र नुस्खे और उपचार विधियों दी गई है। आर्यभट्ट गुप्त काल के सबसे बड़े गणितज्ञ थे। पृथ्वी की त्रिज्या का मान बताया था। गणित और खगोल शास्त्र को अलग किया। वराहमिहिर ने फलित ज्योतिष कुंडली पर बल दिया था। गुप्तकालीन साहित्य कला और साहित्य के विकास की दृष्टि से गुप्त काल
को भारतीय इतिहास का क्लासिक युग या स्वर्ण युग कहा जाता है। धार्मिक साहित्य रामायण और महाभारत की अंतिम रूप से संपादन भी गुप्त काल में हुई थी। कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक है जो कि एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट। ऋतुसंहार, कुमार संभवम, मलविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम का लेखक कालिदास, रत्नावली का लेखक हर्षवर्धन है, रत्नावली प्रियदर्शिका सबका लेखक हर्षवर्धन, देवी चंद्रगुप्तम विशाख दत्त की पुस्तक, पंचतंत्र विष्णु शर्मा, स्वप्न वासवदाता, स्वप्नवास दत्ता, महाकवि भास, स्वप्नवास दत्ता, महाकवि भास, अमर सिंह अमरकोश। नीति सार के लेखक जो है कामंदक है, नीति सार के लेखक कामंदक, योगाचार का लेखक असंग वसु बंधु है। कीर्ताजुर्नियम के लेखक भरविदास कुमार, चरित के लेखक दांडी, मेघदूत रघुवंशम विक्रमोर्वशीयम के लेखक कालिदास, नागनंद प्रियदर्शिका के लेखक हर्षवर्धन है, मुद्रा रक्षक विशाख दत्त, चारुदत्त महाकवि भास, अड़ुभंग महाकवि भास, चारुदत्त और अड़ुभंग महाकवि भास, चंद्र व्याकरण चंद्रगोभी, कामसूत्र का लेखक वात्स्यायन है, चरक संहिता चरक है, न्याय अवतार सिंधुसेन, रावण वध भट्ट। अगर आप लोगों को देखने अगर अच्छा लगा होगा तो उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।